नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने क्या बड़ा एक्शन लिया है और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर फटकार लगाते हुए पतंजलि को क्या चेतावनी दी है। इसके साथ ही बताएंगे इजरायली संसद ने किन शर्तों पर गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी G20 की वर्चुअल समिट की आज करेंगे अध्यक्षता। G20 सदस्यों के नेताओं के साथ 9 अतिथि देश भी होंगे शामिल। कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति की जब्त। कंपनी में सोनिया और राहुल की 76% की हिस्सेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर पतंजलि को लगाई फटकार। कहा, गुमराह करने वाले विज्ञापनों को तुरंत करें बंद। झूठे दावे पर लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी रामायण और महाभारत। किताबों में शामिल करने के लिए एनसीईआरटी ने की सिफारिश। इजरायली संसद में पास हुआ 4 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव। बदले में 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास। इजरायल भी 150 फिलिस्तीनियों को करेगा रिहा। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 22 नवंबर को वर्चुअल G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। वहीं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भी वर्चुअल टेबल पर बातचीत के लिए बैठेंगे। हालांकि इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समिट से दूरी बना ली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक अन्य प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से सम्मेलन में भाग नहीं ले पाएंगे। बता दें कि इससे पहले भारत ने 9 और 10 सितंबर को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 की मेजबानी की थी, जिसमें दुनिया के तमाम राजनेता शामिल हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए वर्चुअल समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इस मामले में ईडी ने पिछले साल अगस्त में सोनिया, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का कहना है कि इन नेताओं के बयान के आधार पर कार्यवाही की गई है। बता दें कि इस केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर नाराजगी जताते हुए योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को फटकार लगाई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि वो कोई भी भ्रामक विज्ञापन और गलत दावा ना करें। अदालत ने ऐसे दावों और विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि जो कर रही है वो कानून का खुला उल्लंघन है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे
और यहां तक कि प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की एक उच्च स्तरीय समिति ने सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष CI इस्साक ने कहा कि क्लास की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। इस्साक ने जोर देते हुए कहा कि कक्षा 7 से 12 तक के छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समिति ने छात्रों को सामाजिक विज्ञान सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ाने पर जोर दिया है। हमारा मानना है कि किशोरावस्था में छात्र को अपने राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का एहसास होता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास के बीच 46 दिन से जंग जारी है। इस बीच कई दिनों से चल रही सीजफायर की डील पर इजरायली संसद ने मुहर लगा दी है। इजरायली संसद ने 50 बंधकों के बदले 4 दिन के सीजफायर के प्रस्ताव को पास कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिन बंधकों को छोड़ा जाएगा उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होंगे। इनमें 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 माएं शामिल हैं। इन्हें हर दिन 12-13 बंधकों के ग्रुप में आजाद किया जाएगा। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल 1 दिन का सीजफायर करेगा। इसके अलावा इस डील के तहत इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें महिलाओं और बच्चों को ही प्राथमिकता मिलेगी। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में गाजा के मानवीय हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान UN में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत हमेशा से आजाद फिलिस्तीन बनाने का समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में हो रही हर उस कोशिश के साथ है जिससे जंग की वजह से गाजा में बने मानवीय हालात सुधर सके। बता दें कि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN को $2.5 मिलियन दान दिया है। ये पैसा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 1950 से चलाए जा रहे UN फंड में जाएगा। इससे पहले भारत ने 19 नवंबर को मिस्र के रास्ते गाजा के लोगों को 32 टन जरूरत का सामान पहुंचाया था। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।